सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्ले करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, इसलिए शायद इतने कम लोग आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं। मैं महान आदमी नहीं हूँ, तो बुरा तो मुझे भी लगता है जब आप सोचते हो कि यार इस तरह का रोल मिल जाए, उस तरह का रोल मिल जाए। हाय, मैं उर्मिला कोरी, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है एक्टर साहिल वैद्य, जो इन दिनों अपनी वेब सीरीज द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन केस को लेकर सुर्खियों में है। क्या खास है इस वेब सीरीज में, आइए खुद जानते हैं साहिल से। साहिल, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो एक लोकप्रिय इमेज है उससे काफी अलग आप हमको नजर आ रहे हैं इस सीरीज में। तो क्या कहेंगे, किस तरह से ये सीरीज आप तक पहुंची और क्या था? बहुत अलग है। जो भी लोग मुझे जानते हैं, जो भी लोग मुझे देखते हैं फिल्मों में, वो यही सोचते हैं कि ये अभी आएगा तो हंसाएगा। बट मैं खुद भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, और ये ऑलमोस्ट सेरेंडिपिटी एक शब्द होता है ना, ये वैसा हुआ मेरे लिए। क्योंकि ये लोग ढूंढ रहे थे कोई ऐसा एक्टर जो मेरे जैसा दिखता हो और तमिल बोलना जानता हो और दिखने में नॉर्थ इंडियन जैसा दिखे। तो मैं पला बड़ा तमिलनाडु में हूँ, पंजाबी डिसेंट का हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। एंड वैसा ही हुआ। मैंने एक बार इनफैक्ट अपने डायरेक्टर मिस्टर नगेश कुकनूर से पूछा भी, मैंने कहा आर यू श्योर अबाउट दिस, आर यू श्योर कि आप मुझे आपने, he says I don't care about your previous work, I just want to see what you can bring onto the table. So I think that was a very nice thing for a director. वो उन्होंने experiment किया, and I think it's paid off. मतलब क्या आपका प्रोसेस था अपने किरदार से जुड़ते हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि आप काफी डिफरेंट कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आपका था प्रोसेस? पहले तो देखिए, हम एक्टर्स हैं तो थोड़ा बहुत ही हमारी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। बट आई वाज सपोज टू प्ले एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्ले करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, इसलिए शायद इतने कम लोग आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं। उनका रिजॉल्व, उनकी सूझबूझ, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मुझे काफी कुछ अनलर्न करना पड़ा अपनी लाइफ से। या हम उठते हैं, हमारा कोई ऐसा सेट स्केड्यूल नहीं होता। इन लोगों की लाइफ इतनी मेटिकुलस होती है, इतनी मतलब प्रिसाइज होती है कि वो थोड़े दिन के लिए हमें लगने लगा था कि हम पुलिस वाले हैं, वी हैव बिकम दीज आईपीएस ऑफिसर्स। तो वो चीजें सीखनी पड़ी, वो चीजें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है ये सीरीज करने के बाद, मैं पहले भी कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुका हूं कि जो कैरेक्टर्स मैं प्ले करता हूँ वो मेरी लाइफ का पार्ट बनते चले जाते हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, मैं अपने कैरेक्टर्स से सीखता हूँ। तो दिस हैज ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, बहुत सारा मैच्योरिटी, बहुत सारा रिजॉल्व और बहुत सारा ठहराव ये कैरेक्टर मेरे लिए लेके आया मेरी लाइफ में। अब मतलब सीरीज में मतलब फर्राटेदार अब तमिल बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आसान था? मतलब अगर बोले तो ये, हालांकि आपने बताया कि आप खुद तमिलनाडु आसान तो नहीं था, क्योंकि मैं 11 साल के आसपास की उम्र का था जब हम लोग नई दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मजे की बात यह है कि जब 2011 से आप मुंबई में हैं, तो वही पूरा जी वो तो आप 2011 तो आप कह रही, क्योंकि 2011 में मैं सुर्खियों में आना शुरू हुआ था। मैं 2007 में मुंबई आया था। तो हाँ, जब ये हुआ था, when the assassination, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो मैं तमिलनाडु में ही था। तो मैं वहाँ स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे आज भी याद है, वो जो लोग डिस्कशंस करते हैं, जो लोग बातें सुनाई देती हैं। मैं बहुत छोटा था, कितने साल का रहा हूँगा, 8 साल का, 6 साल का, 6-7 साल का रहा हूँगा। तो मेरे लिए ये इवेंट मेरे दिमाग में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था कि ऐसा हुआ था। वरना 5 साल के बच्चे को कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं रहता। बट सिंस मैं वहां रह रहा था, ऐसा कुछ वहां के एनवायरनमेंट में ऐसा
बड़े होते हुए डिस्टर्बेंस नहीं थी, लेकिन जब वो इवेंट हुआ था तब सब लोगों की जबान पे यही बात थी कि ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ। तो मुझे आज भी याद है। तो मुश्किल था इसीलिए कि 11 साल की उम्र में आप एक जगह से चले जाते हो, तो फिर आप नई जगह के अंदर एडजस्ट होने के लिए नई चीजें सीखने में लग जाते हो, तो पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी पीछे छूटती चली जाती हैं। लेकिन लकीली तमिल मैंने नहीं छोड़ी। तमिल मैं जब भी कहीं मौका मिलता था कि कोई तमिल मिलते थे तो मैं उनसे तमिल में ही बात करता था, ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे। बिकॉज एज एन एक्टर इट्स नाइस कि आप जितनी लैंग्वेजेस बोल पाओ उतना अच्छा। जैसे कि सीरीज की बात की है, तो अगर ये सीरीज 90 डेज एक बुक पे आधारित है, तो आपने वो बुक पढ़ी थी आप लोगों ने, या फिर नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ी थी? नहीं नहीं, वो बुक हम सबको पढ़नी पड़ी, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने सोचा था कि चलो ठीक है, बुक पढ़नी शुरू करते हैं, थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन वो बुक पढ़ के काफी कुछ खुला। चक्षु कहते हैं ना उन्हें, काफी सारे चक्षु खुले। काफी सारे सवाल हमारे थे जो नगेश साहब ही हमें उनका जवाब दे दिया करते थे, बिकॉज ही वो बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में जाने वाले डायरेक्टर है। उनको उनको ये ऊपर ऊपर से काम करना पसंद नहीं। मेरे को मैंने कभी इस तरह के डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया था अभी तक, बिकॉज शायद मैंने इस तरह का काम ही पहली बार किया है, तो मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन वो किताब के बारे में हमें बताया गया था कि ये शो इस बुक से अडेप्ट किया गया है, 90 डेज। और जब उसकी डिटेल्स में घुसना शुरू हुए, उसकी धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुई, तो मुझे रियल मेरा 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 सवाल ये था कि ये बुक कैसे लिखी गई, व्हाई इज देयर सो मच डिटेल। अब मैं जब डबिंग करके आया हूं, मैंने थोड़ा बहुत हमारा शो देखा है, तो अब मेरे दिमाग में सवाल है कि हाउ डिड अपलॉज नो द पोटेंशियल। उनको कैसे पता था कि, बिकॉज इस कहानी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो सवाल छोड़ जाएंगे, उनका जवाब आपको मिलेगा नहीं। ऑडियंस इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये 6 लोग थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके मन में लास्ट तक सवाल ही सवाल थे। आज तक उन सवालों के जवाब ही नहीं मिले। तो ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आई डोंट नो, मतलब ये हमारी हिस्ट्री में इतने सारी चीजें छुपी हुई हैं। ये इस तरह की किताबें आती हैं, हमें पढ़ने को मिलता है, तब जाके समझ में आता है कि कितना कुछ हुआ है हमसे पहले। और मजे की बात यह है कि आज तो हमारे पास बहुत सारा डिजिटल फुटप्रिंट है। हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हमारा जीपीएस ट्रैकर है। हर 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 एक जासूसी शो में या जासूसी फिल्म में सबसे पहले इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, ऐसे बोला जाता है। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। मतलब मोबाइल फोन तो बहुत दूर की बात है। लैंडलाइन टैप करना भी बहुत एक मेटिकुलस मुश्किल प्रोसेस हुआ रहा होगा। टेक्नोलॉजी के नाम पे हम लोग 1991 90s की बिगिनिंग में, आप भी जानती हैं, हमारी इकोनॉमी अभी खुली नहीं थी। अभी हम बहुत ही मतलब एक डेवलपिंग नेशन थे हम। हमारे ये जितना कुछ हम अभी अब ये जो हम आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ये तो बहुत आगे की बात है। उस टाइम पे मतलब किसी से फोन पे बात कर पाना, मुझे याद है ट्रंक कॉल्स हुआ करती थी। आपको याद होगा शायद, पता नहीं आप, आई डोंट नो। मैं भी 84 की हूँ। परफेक्ट। तो वो कॉल्स बुक करवानी पड़ती थी कि अगर किसी दूसरे स्टेट में किसी से बात करनी है तो कॉल्स बुक करवानी पड़ती थी। उसमें आवाज बहुत कम आती थी, तो वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। उस तरह के टाइम पीरियड में, उस तरह की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट के रहते हुए, इन 6 लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन 90 दिनों में करके दिखाया, आई थिंक मुझे बड़ा प्राइड फील होता है कि हमारे देश के ये तो सिर्फ 6 लोग थे। इस महकमे के कितने सारे ऐसे और ऑफिसर्स होंगे जो कितना कुछ और कर पाएंगे। मतलब उनको बस एक मौका मिल जाए, यू नो, these are heroes in a way. साहिल, आप डिटेलिंग की बात कर रहे थे, तो डिटेलिंग कितना आपने इस शो के दौरान देखा
और कितना कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा कोई सीन पर्टिकुलर जो आप बताएंगे कि बहुत ही था ऐसा कि जो आपको यादगार बन गया आपके लिए या मुश्किल था डिटेलिंग के लिहाज से? देखिए बहुत कुछ अब क्योंकि इंटरनेट आ चुका है, बहुत कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं शूट पे जाता था सुबह, मैं उस एनवायरनमेंट में जीता था। बहुत सारा वजन मैंने इसके लिए बढ़ाया, क्योंकि जिन जेंटलमैन को मैं प्ले कर रहा था वो, हाँ, उनका मेरे को बल्कि फोटो दिखाया गया था जी। मुझे उनका फोटोग्राफ दिखाया गया था और मुझसे कहा गया था कि आप ये एसपी प्ले कर रहे हैं। सो प्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। मैं सेट पे जाता था, फिर मैं वापस आता था और फिर मैं रिसर्च करता था कि आज हमने जो शूट किया वो क्या था। और पता नहीं आपको इंटरव्यूज के दौरान कोई ये बात बताएगा या नहीं, बट 21 मई का दिन था वो, जब ये असैसिनेशन हुआ था। 21 मई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 21 या नहीं, 22 मई। नहीं 21 मई 21 था। मई हम लोगों ने वो जो सीक्वेंस है, रैली वाला सीक्वेंस, वो 21 मई को ही शूट किया था। वाह। क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तब मैं और नगेश सर वहां ग्राउंड पे खड़े हुए थे और मुझे रियलाइज हुआ कि सर आज तो वही दिन है। एंड ही वाज लाइक, या आज वही दिन है। और जब मैंने जाके इस इंटरेस्ट के साथ वापस खंगाला इंटरनेट, तो मुझे रियलाइज हुआ कि सब कुछ वैसा ही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन वीडियोस, इन फोटोज के अंदर एक सैर करके वापस आया हूं आज। टाइम मशीन टाइप में, या टाइम इट ट्रैवल। वाज एक एक चीज। इनफैक्ट मैं डबिंग कर रहा था तो मेरे जो तमिल लैंग्वेज सुपरवाइजर मुतु सर, वो वो हर सीक्वेंस में ऐसे मतलब हैरान हुए जा रहे थे कि अरे ये सब कहां से मिला इन्हें, इतना डिटेल कहां से। ओह एग्जैक्ट तो मतलब जो लोग उस दौर को एकदम होशो हवास में जीत चुके हैं, जिन्होंने होश संभाल लिए थे उस टाइम पे, और वो जब ये शो देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि इस शो के ऊपर अपलॉज और नगेश सर ने कितना डाला है। मतलब इस चीज के अंदर एक एक वो होता है ना कि चलो ठीक है यार, ये सिनेमैटिक लिबर्टी ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा जाने देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, एक रत्ती भर भी, मतलब मैं उस दिन देख रहा था, मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा। एक फोटोग्राफ है, वो अभी अभी एक फोटोग्राफ रिलीज हुई है जो अपलॉज के इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक फोटोग्राफ है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं, 40-50 लोगों की एक फोटोग्राफ। जी जब जी आप हाँ, जिसमें ओरिजिनल आप लोग नलिनी नहीं को नहीं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी जी। नहीं नहीं वो फोटोग्राफ आप शायद शो में देखेंगे, अभी वो ट्रेलर अच्छा, वगैरह में रिमिक्स। कहीं पे भी नहीं आई। ओके। उसमें 40 लोग हैं, 40 लोग बैठे हुए हैं। जब आप ओरिजिनल फोटोग्राफ आर्काइव में से निकाल के देखेंगी और वो वाली फोटोग्राफ देखेंगी जिसमें हमारे एक्टर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि असली फोटो कौन सी है और वो वाली फोटो कौन सी है जिसमें एक्टर्स बैठे हैं। सच फाइन डिटेल, यानी कि अगर आपको सच में नहीं पता होगा कि ये वाला कैरेक्टर जिसकी बात हो रही है वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि वो फोटोग्राफ्स असली कौन सी है और हमारे शो वाली कौन सी है। सच डिटेल, इन फाइन, एक एक मूवमेंट ऑफ एवरी कैरेक्टर। मतलब वो फोटोग्राफ क्या ही अवेलेबल होगा उस टाइम पे, कितना ही वीडियो शूट होता होगा बताइए आप। 1992 की बात कर रहे हैं, 91 की बात कर रहे हैं। फोटोग्राफ, एक फोटो खींचना कितनी बड़ी बात होती थी। फिल्म कैमरास होते थे, उन रील्स को डेवलप करना पड़ता था। और मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैं मेरे मुंह पे है लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे बताना चाहिए, वरना शो देखने वालों के साथ बहुत अनफेयर हो जाएगा। देयर आर सो मेनी कोइंसिडेंसेस। कहते हैं ना, लाइफ इज फार मोर इंटरेस्टिंग देन अ फिल्म। जी जी। ये कहानी पढ़ने और करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब इट्स एक सीन भी है, आप देखेंगे, वी टॉक अबाउट लक,
हम्म। हम जनरली बड़े अपने मतलब सीना तान के कह देते हैं कि लक कुछ नहीं होता, लक मतलब हम लक पे डिपेंड। बट आप कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। वो चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं वो तो बाद में पता लगता है, बट कोइंसिडेंसेस आर सो, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। कोइंसिडेंस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। और वो भी इस तरह की हाई हाई प्रोफाइल टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में कोइंसिडेंसेस का होना किसी थ्रिलर फिल्म के ट्विस्ट से कम नहीं। और वो ये सब ऐसा नहीं है कि लिखा गया है, बनाया गया है, ये सब हुआ। एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज फ्रॉम हिस्ट्री, नथिंग इज फिक्शन। फॉर मी इट वाज समथिंग कंप्लीटली न्यू एंड डिफरेंट। साहिल, आप अभी अपने बढ़ते वजन के बारे में बताया कि आपने वेट गेन किया था, तो क्या था वो प्रोसेस और कितना गेन करना पड़ा था आपको? आसानी से गेन कर लिया था या फिर नहीं? बढ़ तो बहुत आसानी से जाता है, कम बहुत मुश्किल से होता है। बढ़ाया तो मैंने पहले भी लाइफ में बहुत है, लेकिन इस बार कितना था? इस बार कुछ आई थिंक थोड़ा बहुत मदद तो इस बात से मिल गई थी कि आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, तो थोड़ी चीटिंग वहां हो गई कि एक्सरसाइज वगैरह बंद थी। लेकिन जब ये आया तो मैंने रियलाइज कि अच्छा ये कैरेक्टर प्ले करना है। तो मेरा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था थोड़ा सा। तो देन नगेश सर ने कहा कि बस इतना काफी है। वो शूट होने के बाद से अब तक मैं वजन कम ही कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल मुश्किल से हुआ होगा हमें शूटिंग रैप अप की। हैदराबाद में हमने शूट रैप अप किया था, तब से लेके अब तक मैं अभी भी उस वजन को लूज ही कर रहा हूँ। वजन बढ़ाना बहुत मजेदार काम, आपको बहुत मजा आएगा, आप कुछ भी खा सकते हैं, जितना भी खा सकते हैं, लेकिन उसके उसके मेडिकल रेपोकशंस बहुत होते हैं। ये 2-1 बार और हो पाएगा जिंदगी में, उसके बाद शायद मुश्किल हो जाए। तो जितनी बार हो सके मौका मिलेगा कर लेंगे, लेकिन वेट लूज करना बहुत ही मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। तो साहिल, क्यों? वजन जो है सोच समझ के बढ़ाई है, कोई भी जो भी देख रहा है उसको बता रहा हूं मैं। साहिल, अभी आप लक की बात कर रहे थे। जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कितना मानते हैं लक की जरूरत है, कितना हार्ड वर्क की? देखिए लक आपके हाथ में है नहीं, आप अपना लक चेंज नहीं कर सकते। जो आप लिखवा के आए हैं वो तो होगा ही। इस चीज को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा। हाँ, मेहनत आपके हाथ में है। आप जितने हथौड़े मारेंगे उतना बर्तन आकार लेगा। जितना आप कहते हैं ना चाबुक दस्त कुम्हार, जितना कुम्हार मटके पे हाथ देता जाएगा मटका उतना आकार लेता जाएगा। अब कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते और अचानक कामयाब हो जाते हैं। बट हमारी हमारी इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है। मैं उस तरफ इसलिए देखा क्योंकि उधर अंधेरी वेस्ट है पूरा, मेरी खिड़की के बाहर, यहीं पे हम घुमा करते थे बैग लेके, ऑडिशन देते थे। तो लक हमारे हाथ में है नहीं। हाँ, लक एग्जिस्ट करता है। अब वो हमारे फेवर में काम करेगा तब जब हमने कर्मों वाली बात आ जाती है ना। हमने अगर अच्छे काम किए होंगे तो लक हमारे फेवर में चलता जाएगा। अगर हमने सेल्फिश होके या अपने फायदे के लिए औरों का नुकसान किया होगा तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। लक इस तरह से काम करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, सक्सेस आपको लेकिन वैसी लगातार वाली। स्ट्रगल करने से कभी बोलते हैं ना कि आपको एक धुंधलाहट बोलते हैं ना, एक भी महसूस होती है। जैसे आपने कहा आप 2007 से हैं साहिल, तो ये जो इतना लंबा फिर एक जर्नी होती है, फिर आपको उस तरह का रोल नहीं मिलता, तो वो किस तरह से आप कोप करते हैं उन चीजों से? बहुत देखिए, मैं महान आदमी नहीं हूं, तो बुरा तो मुझे भी लगता है जब आप सोचते हो कि यार इस तरह का रोल मिल जाए, उस तरह का रोल मिल जाए। अब ये भी तो हुआ ना, ये उस तरह का रोल है जो मैं हमेशा से करना चाह रहा था। मुझे एस्पियोनाज थ्रिलर्स, मुझे इन्वेस्टिगेशंस ये बहुत पसंद है। आपने
बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो जिंदगी भर वही काम करते रहते हैं जो वो हमेशा से करते थे, फिर भी वो खुश नहीं होते। वो कहते हैं यार सेम होता जा रहा है, यही दोबारा दोबारा करते जा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं एक्टर जो कई बार मुझसे कह चुके हैं कि यार मजा नहीं आ रहा, और वो सच बताऊं बहुत कामयाब लोग। बट आपकी लाइफ में जब वेरिएशन आता है ना, आप अलग अलग चीजें करते हैं। द हंट मेरी लाइफ में वो चीज लेकर आया है। मैं एक तरह की चीज कर रहा था, फिर चेंज किया, थोड़ा सा पिवट किया। अब जब लोग मुझे इसमें देखेंगे तो मेरे को कई लोगों ने बोला कि तुम चलती गाड़ी का बोनट खोल रहे हो, अच्छा खासा तुम्हारा चल रहा है, हीरो के दोस्त बनते जाओ, कॉमेडी करते जाओ। धर्मा बट का है ही, कब तक? लगातार आपके फिल्मों पे आते ही रहते हैं। नहीं, धर्मा ने मुझे शेरशाह भी दी, जिसमें जी। मैंने हाँ, शुरुआत में फनी था मेरा जो कैरेक्टर था वो। इनफैक्ट मेरी लाइफ का पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसमें मैंने एक किसी जीते जागते इंसान को प्ले किया था, जो जी। कैप्टन विक्रम बत्रा फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड है, सनी। सनी सनी जी। उनसे मैं मिला भी था। बड़ी हैरानी की बात, पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं जो जिस इंसान को प्ले कर रहा हूँ उनसे मैं मिला। इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जिनको मैं प्ले कर रहा था, एसपी अमित वर्मा, वो नहीं थे। तो मेरे पास कोई ऐसा वीडियो नहीं था, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करते। दीज आर पुलिस ऑफिसर्स, ये अपनी एकदम साइलेंस में, एकदम चुप्पी में अपना काम करने वाले लोग हैं। और मुझे इनकी ये बात बहुत सही लगती है, इनको अटेंशन की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, और शायद इसीलिए आज तक इन लोगों के बारे में कोई जानता ही नहीं था। रिसर्च की गई, किताब लिखी गई 90 डेज, और अब शो बना है, तो अब लोगों को पता लगेगा ये लोग कौन थे। तो दे शुड, आई डोंट नो, अब वो होते तो पता नहीं उनको कैसा महसूस होता। शायद वो लोग शर्मा जाते, कहते कि यार ये इसकी क्या जरूरत है। वो लोग ही ऐसे थे, वो लोग सेल्फलेस पीपल। या साहिल, जाते जाते आप प्रभात खबर के पाठकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रभात खबर के पाठकों को और दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि हंट जरूर देखिएगा। द हंट एक ऐसा शो है जो, इस तरह के शोज हमारे देश में बहुत कम बनते हैं। मैं शुक्रिया, मुबारकबाद और सारी अच्छी विशेस देना चाहूंगा सोनी लिव को और अपलॉज को, क्योंकि इस तरह के शोज लोग सोचते हैं अरे यार कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, लेकिन इसके अंदर एकदम, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतनी डिसेंटली और इतने तरीके से कहानी कही गई है। तो मैं आपके पाठकों और दर्शकों को यही कहूंगा कि प्लीज द हंट जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कोई वेब सीरीज या कोई शो नहीं है, ये आपके देश के इतिहास का हिस्सा है। और ये ऐसा इतिहास है जो आप अगर जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका देश भी किसी से कम नहीं है, और आपके देश में भी बहुत काबिल लोग काम करते हैं। आपके देश में भी, हमारे देश में, आपका देश क्यों कह रहा हूं, हमारे देश में बहुत काबिल लोग काम करते हैं, और बहुत प्यारा देश है हमारा। मतलब आई डोंट नो आप पेट्रियट हैं या नहीं है, मैं तो हूं। हम सब तो है, हम सब है। आई थिंक द हंट इज एन ओड टू द हीरोज, जिनको अक्सर वो क्रेडिट नहीं मिलता, वो लाइमलाइट नहीं मिलती। हम एक्टर लोग उनके रोल करके बहुत वाहवाही लूट के ले जाते हैं, हमें पैसा भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, लेकिन ये लोग जो लाइफ जीते हैं ना, इन लोगों को हाँ अवार्ड वगैरह मिल जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि ये कौन है, ये कहाँ जीते हैं, कैसे जीते हैं। आप हंट देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, फिर आप अपने आप ऐसे बहुत सारे हीरोज के बारे में जानेंगे जो हमारे कंट्री की रक्षा, कहते हैं ना, सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी खुद की जिंदगियां छोड़ दी। बीवी बच्चे, उनको कुछ सुध बुध नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि वो लग जाते हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा सबसे प्यारी है। दोस काइंड ऑफ पीपल, आई थिंक हमें उन लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के
उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए इस तरह के और शोज बनाने चाहिए, और ऐसे शोज जब बने तो उन शोज को देखना चाहिए. जरूर. That's what's going to make our country a little more, अब उन लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ यार, ये चीज करने का फायदा है, ये चीज करने से हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमें प्यार भी मिल रहा है. थैंक यू साहिल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. आप भी देखिएगा. जरूर जरूर. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.